हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर पढ़ा है और उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता को, मोहनजोदाड़ो देखा। और जो टाइम पीरियड हमने उसमें देखा है वो 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी के बीच के समय है। ये सेकेंड चैप्टर है, द वैदिक पीरियड। आज हम इसे पढ़ेंगे और इसकी जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच से ही ये शुरू होता है। इसका टोटल टाइम पीरियड तो 1500 बीसी से 500 बीसी तक का माना गया है। और इसे दो पीरियड में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। तो पहले हम अर्ली वैदिक पीरियड को देखेंगे। तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी और 1000 बीसी 1500 बीसी के बीच का एरिया है, क्योंकि आर्यन सबसे पहले आकर के इसी एरा में आकर के इंडिया में बसे। अब ये बसे या यहीं के थे, इस पर काफ़ी विवाद है जो कि हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इनका ज़्यादातर जो एरिया था बसने का वो यमुना रिवर और गंगा रिवर के बीच का था। तो ये या तो ईस्ट वार्ड की तरफ बढ़ते थे या साउथ ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में ही ये रहा करते थे। नोमैडिक नेचर के लोग थे, जंगलों को काटते रहते, कुछ समय रहते फिर आगे बढ़ जाते। मेटल के बारे में जानते थे जो कि आयरन था। आयरन मेटल सबसे अच्छा मेटल है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कॉपर के बारे में या ब्रोंज के बारे में जानते थे, लेकिन इन्हें आयरन के बारे में पता था। और आयरन एक अच्छा टूल है पेड़ों को काटने के लिए यूज़ करने में, हथियार के रूप में यूज़ करने में आयरन सबसे अच्छा माना गया है। तो ये उसके बारे में इन्हें पता था, इसलिए इन्हें जंगलों को क्लीन करना ज़्यादा आसान था। लेटर वैदिक पीरियड का जो एज है वो 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच का माना जाता है। अब चूंकि इस कल्चर के बारे में हमें लिखित रूप में मिले हैं, वैदिक टेक्स्ट मिले हैं, इसी वजह से इसे वैदिक कल्चर का नाम दिया गया है। सोर्सेज, वो कौन से ऐसे सोर्सेज थे जिनसे हमें वैदिक कल्चर के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले तो वेद ही हैं। तो अर्ली वैदिक टेक्स्ट और लेटर वैदिक टेक्स्ट जैसे एरा है वैसे ही हमें टेक्स्ट भी दोनों एरा के अलग अलग मिले हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द हाइम्स जो होते हैं, वो मंत्रास जो होते हैं, वो ऋग्वेदा में जो मिले हैं हमें, वो मैक्सिमम जो कंपोज हुए वो मतलब 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में अर्ली वैदिक टेक्स्ट में हुए। लेकिन लेटर वैदिक टेक्स्ट में बाकी के जो 3 वेद थे वो, और कुछ ऋग्वैदिक पार्ट, और बाकी जो ब्रांचेज हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तो इनकी जो खोज हुई, इनके बारे में जो लिखा गया वो लेटर वैदिक टेक्स्ट में लिखा गया। टेक्स्ट है ना, वेद की, वेदों की ये जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों से हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और धार्मिक जो भी चीज़ें थी वो क्या फॉलो करते थे, कैसे रहते थे, वो उनकी इकोनॉमिक्स कैसी थी, या व्यापार करते थे या एग्रीकल्चर करते थे, वो सब कुछ इन्हीं टेक्स्ट के थ्रू हमें उनके बारे में पता चला है। और ये वैदिक लिटरेचर हैं जो ये लिखे हुए हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जिसमें से एक वेद है। वेद का जो मतलब होता है संस्कृत वर्ड में वो होती है नॉलेज। मेनली वैदिक लिटरेचर 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। सुना हुआ, और ये सेक्रेट टेक्स्ट है, रिवील्ड बाय गॉड हिमसेल्फ, मतलब गॉड के द्वारा ही सुना हुआ, जो श्रुति की मीनिंग है। और ये जो नॉलेज है वो कहीं लिखी नहीं जाती थी, बल्कि जनरेशन टू जनरेशन ही पास ऑन होती थी। जैसे अपन गुरु अपने शिष्य को देता है, वो शिष्य जब गुरु बनेगा वो अपने शिष्य को सिखाएगा। तो ये श्रुति ऐसे ही जाती थी। और श्रुति में जो भी ये संस्कृत में लिखी हुई है, और जो कुछ भी इसमें हमें टेक्स्ट मिले हैं वो वेद हैं, और वेद के अलग अलग पार्ट हैं। दूसरी थी स्मृति। स्मृति भी संस्कृत में ही थी, और ये है व्हाट इज रिमेम्बर्ड, मतलब जो याद रह गया, इस तरह से माना जाता है स्मृति को। मतलब जो ऋषि हैं ये भी जनरेशन से जनरेशन पास ऑन ही होती थी, और लेकिन ये कंपोज की गई थी ऋषियों के, ऋषि मुनि के द्वारा। जो उस समय के गुरु थे उन्होंने इसको बनाया था, उन्होंने इसे लिखा था। लेकिन जो श्रुति थी वो गॉड के थ्रू से, किसी ने लिखा नहीं, बल्कि वो जो भी गॉड ने स्पीच किया, रिवील्ड किया है, और वो वही जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, जो कि श्रुति कहलाई। और ये वैदिक लिटरेचर जो है, इसमें अगर हम श्रुति को देखा जाए तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इसके संहिता आते हैं। संहिता जो होता है ये वेदों के कोर पार्ट है, मतलब वेदों में जो मेन चीज, मेनली मंत्र या प्रेयर या हाइम्स का जो यूज किया गया है उसको और प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया है संहिताज में। श्रुतिज आर ब्राह्मण्स, आरण्यक और उपनिषद, ये भी श्रुतिज में ही आते हैं। तो जो ब्राह्मण है वो इंटरप्रिटेशन है एक तरह से मंत्रों का, वेद को कैसे पढ़ा जाए, वेद के मंत्र समझा कैसे जाए, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है ब्राह्मण्स में। इसके बाद आरण्यक जो है ये जंगल बुक है, मतलब जंगल में, फॉरेस्ट में ही लिखी जाती थी। वहाँ के जो शिष्य थे या गुरु थे
उनको शिष्यों को समझाने के लिए जो गुरु अरण्यक जंगलों में जाते थे वो उसके बारे में लिखा करते थे। अब हम बारी-बारी चारों वेद की स्टडी करेंगे। तो चारों वेदों में पहला वेद जो है सबसे पुराना ओल्डेस्ट है वो ऋग्वेद है। और ये सबसे ओल्डेस्ट है, बल्कि केवल हिंदुइज्म का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का, जो कि यूनेस्को ने भी माना है कि सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस अगर कोई टेक्स्ट है तो वो ऋग्वेद है। ये 10 मंडल्स में डिवाइड है और अर्ली वैदिक पीरियड के समय में ही ये मैक्सिमम पार्ट इसका जो है वो बना है। ठीक है। और जो इसमें हाइम्स हैं, जो मंत्रास हैं इसमें, वो टोटल गॉड को ही डेडिकेटेड है और पूरा का पूरा ये मंत्रास ही हैं इसमें। और ये लिखी नहीं गई थी, जैसा आपको पता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती थी। क्या है कि ऋग्वेद में जो भी लिखा हुआ है, मैक्सिमम हमारे जो भी बुक्स लिखे गए हैं या जो भी चीज़ें फिलॉसफी हमारी उठाई गई वो ऋग्वेद से ही उठाई गई है। जैसे गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है। और ऐसे कई चीज़ें जो कि हमारे इंडियन फिलॉसफी में यूज़ होती हैं वो ऋग्वेद का पार्ट है। 1028 हाइम्स है जिसमें, और यही हाइम्स जो है ये 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। सेकंड है सामवेद। सामवेद स्वीट सॉन्ग, ये पूरी तरह से ये एक पोएट्री फॉर्म में है और इसमें कुछ कुछ ऋग्वेदा के मंत्र भी लिए गए हैं और बाकी कुछ संगीत हैं, संगीत के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया है। 1875 वर्सेस है इसमें। सेक्रीफाइस या रिचुअल्स के समय में जो भी सॉन्ग गाए जाते थे वो सब सामवेद में दिए हुए हैं। जो थर्ड वेद है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में रिचुअल्स, कर्म कांड के बारे में ज़्यादातर बताया गया है और सेक्रेट फार्मूलाज या मंत्राज जो भी गॉड को पसंद है या गॉड को खुश करने के लिए जो भी पढ़ी जाती है उस तरह की चीज़ें इसमें है, और बाकी ज़्यादातर कर्म कांड के बारे में है। जो फोर्थ वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो डील करता है वो मैजिक और ज़्यादातर मेडिसिन के बारे में भी अथर्ववेद में दिया गया है। और इसमें जो हाइम्स हैं वो भी ऋग्वेद से भी लिए गए हैं। और जैसे भूत पिशाच या फिर वशीकरण मंत्र, ये सब चीज़ें जो हैं, किसी चीज़ की उपासना करना या फिर कर्मा एक्शन क्या होता है, ज्ञान के बारे में क्या बातें हैं या मेडिसिन के बारे में है, ये सब कुछ अथर्ववेद में दिया गया है। अब हम बाकी के बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि श्रुति से संबंधित हैं। वेद के बाद द ब्राह्मण्स आते हैं। ब्राह्मणास जो हैं ये वेदों की सिंपल कमेंट्री है, मतलब वेदों को आसानी से समझने के लिए ब्राह्मण्स लिखे गए। और ब्राह्मणास जो है ये बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब जो उस समय की बोलचाल की लैंग्वेज में उसमें लिखे गए थे। द ब्राह्मणास आर इन प्रोज, जो लोकल लैंग्वेज भी, जो समझने वाली लैंग्वेज है, जो कि ऋषि मुनि आपस में यूज़ किया करते थे, उस लैंग्वेज में लिखा करते थे। इट एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स एज वेल एज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइसेस। तो इसमें सोशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस रिचुअल्स के बारे में भी लिखा हुआ है। सेक्रीफाइस मतलब बलि के बारे में भी लिखा हुआ है कि मतलब बलि कैसे देते हैं, गॉड को खुश करने के लिए उस समय बलि भी दिया जाता था। तो ये सारे रिचुअल्स थे जो उसमें ब्राह्मणास में लिखे हुए हैं, जिसकी ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू भी है, जिसकी वजह से हमें सारे बहुत कुछ पता चलता है उस टाइम के कल्चर के बारे में। और हर एक वेद के कई ब्राह्मणास हैं, मतलब एक वेद को समझने के लिए कई ब्राह्मणास लिखे गए हैं, आप ऐसा समझो इसे। फिर आता है द अरण्यक। अरण्यक एक ऐसा है, ये एक फॉरेस्ट बुक के नाम से जानी जाती थी। मतलब ये एक तरह से गाइडेंस, जो हर्मिट या जो स्टूडेंट जो रहते थे जंगलों में, उनके लिए एक गाइड बुक थी एक तरह से। क्योंकि इसमें भी कर्मकांड, रिचुअलिस्टिक एक्शन और सेक्रीफाइस के बारे में लिखा हुआ है, ज़्यादातर मिस्टिकल या फिलोसफी के बारे में भी है इसमें। और ये एक तरह से कंक्लूडिंग पार्ट है ब्राह्मणास का। थर्ड पे आता है उपनिषद। उपनिषद इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। ये ज़्यादातर फिलोसॉफिकल कमेंट्रीज हैं, कर्मकांड, ज्ञान की बातें या स्पिरिचुअल एक्शन या कर्म, मोक्ष, माया या आत्मा क्या है, या इंसान का जन्म क्यों हुआ है, इस तरह की बातें उपनिषद में लिखी हुई हैं। ये बेसिक सोर्स है इंडियन फिलोसफी का। कंपोज्ड बाय डिफरेंट सेज, दे आर वैदिक लिटरेचर। तो ये ज़्यादातर जो उस समय के जो बाकी ऋषि मुनि थे उन्होंने बाकियों से जो ज्ञान प्राप्त किया या आत्मा को जो समझा या जीवन के रहस्य को जो समझा, वो सब कुछ उपनिषद में लिखा हुआ है। इसके बाद आता है एलाइड वैदिक लिटरेचर, मतलब वेदों को पढ़ने का तरीका या चैंट करने का तरीका, उनके मंत्रों को कैसे उच्चारण किया जाए या
ग्रामेटिकल सपोर्ट इसको लिखा कैसे जा सकता है, या जो कुछ भी है वो वेदांग में दिखा हुआ है, वेदों को चैंटेड के बारे में, ठीक है, और वेदों को प्रॉपरली समझने के बारे में, ये सब कुछ वेदांग में लिखा हुआ है। तो वेदांग 6 वेदांग है, उसमें से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो जो शिक्षा है उसमें फोनेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इसके हाइम्स का। कल्प है वो रिचुअल कैनन है, इसमें सेक्रीफाइजल प्रैक्टिस या सिस्टमैटिक सूत्राज के बारे में समझाया गया है। मतलब एक तरह से ये कॉमन लैंग्वेज में समझाया गया है इसमें, और मतलब प्रॉपर, ताकि सही से ऋग्वेद को समझा जा सके। व्याकरण, इसमें ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में है। निरुक्त, इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स है, एक एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इट मेजर एंड डिवाइड्स द वैदिक मंत्राज। और अंत में है ज्योतिष, जिसमें नक्षत्रों के बारे में, सन और मून के बारे में सब कुछ, या बाकी अदर प्लेनेट के बारे में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ ज्योतिष में लिखा हुआ है। क्योंकि ये सारी बुक्स जो है प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, इनके भी कई कई पार्ट रहे हैं, लेकिन ये सारे मिले नहीं है, कुछ कुछ पार्ट कहीं से कुछ कुछ मिले हैं, जिससे वेदों को समझा गया है। क्योंकि वेदों को समझने के लिए ये सारी बुक्स की जरूरत थी, जैसे ब्राह्मणाज या फिर वेदांग या फिर और भी जो ब्राह्मणाज के पार्ट थे, तो वो सारी अवेलेबल नहीं है, सारे मिले ही नहीं। तो इस वजह से वेदों के मीनिंग जो निकलती है वो अलग अलग निकलती है, हर एक वर्ड्स के कई मीनिंग निकलती है। आज के संस्कृत में उस वर्ड्स की मीनिंग अलग है, तब के संस्कृत में उस वर्ड्स की मीनिंग अलग है। तो कुछ ऐसा इसीलिए कंफ्यूजन है हमारे रिलीजन में, क्योंकि सही से समझा ही नहीं गया है वेदों को अभी तक। वेदांग के बाद जो बुक्स आती हैं उसमें आते हैं द सूत्र, उपवेद और दर्शन। तो जो सूत्राज है उसमें भी 3 पार्ट हैं, श्रुत सूत्राज, गृह सूत्राज और धर्म सूत्राज। श्रुत सूत्राज में यज्ञ और सेक्रीफाइसेस के बारे में लिखा है। यज्ञ के बारे में मतलब यज्ञ कैसे किया जाता है, यज्ञोपवीत जो होती है जिसमें आग जलती है, उसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, ये सब यजुर्वेद में भी लिखा हुआ है। बस उसी की ये पार्ट है, इसमें और अच्छी तरह से उसको समझाया गया है एक एक पार्ट में। फिर आता है गृह सूत्र। गृह सूत्र में फैमिली लाइफ के बारे में लिखा हुआ है कि मतलब एक परिवार कैसा होता है या उसे कैसे रहना चाहिए, कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। तीसरा आता है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में इंसान के कंडक्ट के बारे में बताया गया है कि जो भी किसी भी आदमी के जो फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं उसमें उसके कंडक्ट कैसे होने चाहिए हर एक उम्र में। तो ये धर्मसूत्र के बारे में या धर्म के बारे में बताया गया है उसे, कि धर्म को फॉलो कैसे करना है। दूसरा है द उपवेद। उपवेद जो है एक तरह से वेद की सब्सिडरी है, जिसको 4 पार्ट में बताया गया है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। आयुर्वेद में मेडिसिन के बारे में है, धनुर्वेद में वॉर के बारे में है, जो भी वॉर में क्या ध्यान रखनी चाहिए, क्या कुशलता होनी चाहिए उसके बारे में। गंधर्व वेद, इसमें म्यूजिक के बारे में बताया गया है। और शिल्प वेद जिसमें आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है कि घर कैसा होना चाहिए। फिर दर्शनाज है। दर्शन के 6 स्कूल ऑफ दर्शन है, जिसमें न्याय दर्शन, वैशेषिका, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है। इसमें न्याय दर्शन कपिल मुनि द्वारा लिखा हुआ है, योग पतंजलि द्वारा लिखा हुआ है। तो मतलब ऐसे ही दर्शना है, लेकिन ये बहुत डिटेल में नहीं है। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या होती है? अष्टाध्यायी एक तरह से एक ग्रामर बुक है जो कि पणिनि द्वारा लिखी गई थी, और इसमें वर्ड्स की मीनिंग और उसको समझने का या मतलब जैसे किसी भी वर्ड को समझने का जो तरीका है, अष्टाध्यायी क्या है? एक तरह से ये ग्रामेटिकल बुक है जो कि पणिनि एक गुरु थे जिनके द्वारा लिखी गई है। जो योग दर्शन जो भी पीछे हमने पढ़ा, जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, उस पर इन्होंने भी अष्टाध्यायी लिखी है। बाकी इन्होंने रूट वर्ड के बारे में बताया है कि ऋग्वेद या वेदों को समझने के लिए भी जो वर्ड्स थे उसके रूट वर्ड क्या है या उसे कैसे समझा जाए। तो ये पणिनि ने लिखी है जो कि अष्टाध्यायी है, ये ग्रामेटिकल बुक है। फिर आता है धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र। तो इसमें क्या है कि एक धर्मसूत्र बुक है जो कि लॉ के बारे में है और धर्म के बारे में है, जैसे हमने बताया पीछे। फिर स्मृति है। स्मृति और धर्मसूत्र को अगर मिलाया जाए तो एक तरह से धर्मशास्त्र बुक बनती है। धर्मशास्त्र क्या है? जैसे कि कास्ट सिस्टम होती थी, तो उस कास्ट सिस्टम में भी हर आदमी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, या किंग जो भी राजा है उसका अपने जनता के प्रति क्या बिहेव होना चाहिए, या ऑफिशियल्स हैं उनके वो कैसे रहना चाहिए। मतलब एक तरह से लॉ बुक है ये धर्मशास्त्र। फिर आती है मनुस्मृति। मनुस्मृति में हिंदू कोड ऑफ लॉ के बारे में है,
जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में भी है, इसमें आश्रम के बारे में है, फिर स्त्री पुरुष के बिहेवियर कैसे होने चाहिए, ये सब मनुस्मृति के अंदर दिया हुआ है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द एपिक। रामायण और महाभारत के बारे में आप बेहतर जानते हो, तो आप एक बार खुद से रीडिंग लगा लेना। फिर आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या मिले हैं जो उस टाइम से के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे कि हमें उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन टूल्स जरूर मिले हैं, और वो टूल्स मिले हैं आयरन के। तो मतलब आयरन के बारे में इन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था, और इसका जो टाइम पीरियड मिलता है वो 1000 BC के बाद से मिलता है। और जब आयरन आया तो उसी के बाद इन्हें एग्रीकल्चर भी पता चला, क्योंकि कॉपर और ब्रोंज जो है इतना पर्याप्त थे नहीं, और थोड़े टफ थे उनकी, मतलब थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं, वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, लेकिन आयरन काफ़ी हार्ड हुआ करता था और ड्यूरेबल भी होता है। तो इसके आने से इनमें एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई, जो कि 1000 BC के बाद से इनकी ग्रोथ देखी जाती है। तो सबसे पहले इन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, और जब फॉरेस्ट क्लीन कर लेते थे आसानी से, फिर जो हल होते थे, हल के आगे भी ये लोहे की चीज़ लगाते थे, जिससे मिट्टी को भी पलटना आसान होता था। फिर सिकल भी इन्हें, मतलब जैसे हसिया होता है, या फिर जो उस समय के जो भी आयरन के एलिमेंट्स होते हैं जिससे कल्टीवेशन की जाती है, वो चीज़ें बनाना आसान हो गई, तो एग्रीकल्चर भी आसान हो गई। फिर आयरन के बारे में जानते थे तो मोड़ मोड़ के वो जो हथियार बनते हैं, अलग अलग हथियार बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद इसी में ऑक्यूपेशन भी शुरू हो गई, मतलब कारपेंटर, वेविंग, स्पिनिंग, ये सब पता चलता है कि उस समय ये जानना शुरू कर दिए थे इस टाइम पे। और आयरन थे तो ये सीधे डिफेंस में भी आ गए, मतलब जैसे सोर्ड भी बनाने लगे, आर्मर्ड, सील्स, ये सब चीज़ें आयरन की खोज के बाद बननी शुरू हो गई, जिससे इनमें एक नया डेवलपमेंट हुआ। आयरन और आयरन के एलिमेंट्स के बाद जो दूसरी चीज़ जो मिली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, वो थी पॉटरी। पॉटरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिली थी, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट पॉटरी थी। और ब्लैक एंड वाइट के बाद उस पर डिज़ाइन भी बना हुआ था। इस पर डिज़ाइन नहीं बना हुआ है, लेकिन ये या तो ग्रे हैं या पेंटेड ग्रेवेयर भी है। तो GW या PGW के नाम से ज़्यादातर जो जाना जाता है, और ये पंजाब, हरियाणा, यहाँ भी मिले हैं। और चूंकि ये जिस एरा के, मतलब ये जैसे ये पॉटरी और इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी अलग अलग हैं, और जो एरा ऋग्वेद में लिखा हुआ है टेक्स्ट में, उस एरा के हैं ये, तो इसलिए इसे ऋग्वैदिक आर्यंस के ही माने जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट साइट है इस चीज़ की, वो कुरुक्षेत्र, लुधियाना, जालंधर के आसपास का एरिया है। और द गंगा यमुना दोआब में ही सबसे ज़्यादा ये बसे थे, तो वहाँ पे PGW जो है, यानी पेंटेड ग्रेवेयर, सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। द PGW कल्चर करस्पॉन्ड्स टू लेटर वैदिक पीरियड। और ये PGW कल्चर के नाम से ही इस पे चैप्टर भी है, काफ़ी कुछ इसके बारे में जो समझाया गया है वो PGW कल्चर के बारे में समझाया गया है। और ऐसा मानते हैं कि ये लेटर वैदिक पीरियड के बाद पार्ट का है, लेटर वैदिक पीरियड की बात है। PGW जो थे ये पेंटेड ग्रेवेयर, ये फाइन थे, स्मूथ थे, इवन कलर्ड पॉटरी भी थी, और किसी किसी पे तो सन के सिंबल भी मिले हैं, और ओपन माउथ था इनका, किसी पे पतला नेक, पतली थी, और हाई क्वालिटी क्ले का यूज़ किया गया है, ज़्यादातर ज्योमेट्रिक पैटर्न भी मिले हैं। ठीक है, ब्लैक है। ओरिजिन ऑफ द आर्यन, जिस पर आज भी विवाद है कि आर्यन जो है क्या इंडिया के ही थे या बाहर से आए थे, इस पर आज भी विवाद है। इनका होमलैंड क्या था? तो मैक्स मिलर जो है, ये भी बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग जो है कि ये सेंट्रल एशिया, कैस्पियन सी की तरफ से आए थे। कुछ लोग मानते हैं कि रशियन स्टेपीज़ की, जो स्टेपीज़ है एक तरह की घास होती है, वो इन्वायरमेंटल है, तो ये स्टेपीज़ के एरिया से आए थे रशियन, मतलब ऊपर का एरिया। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी जो स्टडी की है उसके हिसाब से आर्किटिक रीजन है। तो ये सारे लोग ऐसे ही नहीं बताए हैं, इन्होंने इसकी सारी टेक्स्ट पढ़ी है। टेक्स्ट में जैसे जैसे जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अनुमान लगाया है कि ये कहाँ कहाँ से आए होंगे। लेकिन एक बात साफ थी, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिलते थे, उनसे इनके कल्चर काफ़ी अलग थे, तो इस वजह से ये सभी अनुमान लगाते हैं कि ये इंडिया के नहीं थे, बल्कि ये कहीं बाहर से आकर के ही यहाँ इंडिया में बसे थे। द वैदिक एज स्टार्टेड विद द आर्यन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो आर्यंस जो है सबसे पहले जब इंडो गैंगेटिक प्लेन में बसना शुरू किए, यहाँ पे आकर के अपना जो भी काम करना शुरू किया, या तो वहीं से वैदिक एज की शुरुआत मानी जाती है।
मतलब ये है कि जब भी वो बाहर से आए तो सबसे पहले वो इंडो गैंगेटिक प्लेन में ही बसना शुरू किए और यहीं से उनकी एक स्टार्टिंग है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता है। उससे पहले का हमें कुछ भी नहीं पता। अब चूंकि गंगा है ऊपर है तो ये वो जो जोन है वो सेंट्रल एशिया से मैच करता है, वो जो जोन है वो ऊपर से भी मिलता है जो कि रसिया का एरिया है। तो आर्कटिक रीजन भी माना जा सकता है उसे कि कहीं से भी मतलब उस जगह पे एंटर कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य इज नोबल। आर्य का जो मीन है वो उसका मतलब जो है वो नोबेल होता है, सज्जन। दे स्पोक संस्कृत, वो संस्कृत बोलते थे और संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज मानी जाती है। क्योंकि क्या है कि कुछ वर्ड जो है यूरोपियन वर्ड और इंडिया के संस्कृत के वर्ड काफ़ी सिमिलर हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति और भी कई वर्ड हैं। They led a rural semi-nomadic life as compared to the Indus Valley people who were urban society। तो जैसा हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन सोसाइटी थी, वो विलेज नहीं थे। वैसे ही अगर उसका अपोजिट देखा जाए आर्यंस को, तो आर्यन उनके उनके बाद आए और फिर भी ये रूरल थे और सेमी नोमैडिक थे। बाद में मतलब एग्रीकल्चर के बारे में ये 500 600 700 साल बाद इन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता चला। उससे पहले ये नोमैडिक लाइफ जीते थे। हाँ, ये थे कि ये ज़्यादातर पेस्टोरल पीपल थे, तो मतलब ये जानवरों को रखते थे अपने पास और मतलब पशुपालन पे ये ज़्यादातर डिपेंड रहते थे। तो आर्यन की जो थियरी मानी जाती है कि ये कहाँ से सबसे ज़्यादा आए, तो वो सेंट्रल एशियन थियरी मानी जाती है, यानी मैक्स मिलर की थियरी मानी जाती है। और मैक्स मिलर ने उसके लिए कुछ रीज़न दिया है। उन्होंने बताया है कि एशिया माइनर मतलब सेंट्रल एशिया का पार्ट माना जाता है, जो टर्की है और टर्की के आसपास के एरिया है, तो उसे एशिया माइनर बोला जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो एशिया माइनर की लैंड थी वो फर्टाइल थी और वो लैंड ऐसी है जहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन दोनों ही हो सकती थी। और ये दोनों ही आर्यन करते थे, इस वजह से ये मानते हैं कि एशिया माइनर से ही आए थे, क्योंकि ये सेमी नोमैडिक थे, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर जानते थे और बाकी एनिमल्स ये जरूर पालते थे, मतलब एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन जरूर करते थे। द स्टोन इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन एशिया, एशिया माइनर से जो भी पत्थर की मूर्तियां मिली हैं उनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो गॉड फॉलो करते थे, ये इंद्र या वरुण को जिसको पूजा करते थे एंशिएंट टाइम्स में, वो इन्हीं की स्टैच्यूज हैं। दूसरा जो ऋग्वैदिक टेक्स्ट है उसमें जो फ्लोरा और फौना के बारे में जो बताया गया है वो भी एशिया माइनर से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। एशिया माइनर इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप एंड इंडिया, क्योंकि आर्यंस की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी और वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। तो ऐसा माना जाता है कि एशिया माइनर से कुछ लोग यूरोप की तरफ गए और कुछ इंडिया की तरफ आए, इसीलिए वहाँ की लैंग्वेज और यहाँ की लैंग्वेज में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। जब डीएनए की जांच हुई स्टेपी लोगों की, सेंट्रल एशियन लोगों की, तो वो काफ़ी कुछ 35% की सिमिलरिटी आई नॉर्थ इंडिया से। तो इस वजह से भी ये सेंट्रल एशिया थियरी जो है वो ज़्यादातर सही लगती है। लेकिन इन सब रीज़न के बाद भी बाकी सारे जो एरिया की जो थियरी है वो भी अपने में कुछ हद तक सही है। इस वजह से अभी भी इसका एक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इस वजह से अभी तक इसकी कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये किस तरफ से आए थे। पॉटरी में से कुछ पार्ट छूट गया था, वो ये है द PGW फेज यानी पेंटेड ग्रे वेयर फेज जो है वो नॉर्थ ब्लैक पॉलिस्ड वेयर के बाद का फेज है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है 700 BC में हुई थी और ये जो पॉटरी थी वो ग्लॉसी या शाइनिंग थी। और ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने भी ये PGW फेज वाली की पॉटरी बनाई थी वो ऐसे लोग थे जो वहाँ उस समय के इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के डोमिनेट करते थे, यानी वही रहते थे। जो इनके अर्ली सेटलमेंट से अगर उसे देखा जाए तो ऋग्वेद के अगर टेक्स्ट पढ़े जाएं और उसमें जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि आर्यंस जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से एंटर हुए थे, क्योंकि क्योंकि उसमें उन्होंने काबुल रिवर का जिक्र किया है और एक सप्त सैंधव प्रदेश के नाम का भी जिक्र किया है। सप्त सैंधव प्रदेश है लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, जैसे सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, सरस्वती नदी, ये सारी नदियां जो हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं नॉर्थ साइड में, तो ये इसी सप्त सैंधव प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये अफगानिस्तान से एंटर किए थे इंडिया में। और ये जो रीजन है वो एक तरह से अफगानिस्तान का ईस्टर्न रीजन माना जाए या पंजाब का एरिया माना जाए या वेस्टर्न
उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो ये पूरा रीजन था जहाँ ये सबसे पहले आए थे और बसे थे, जिसे लैंड ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है। तो सरस्वती रिवर जिसे ये काफ़ी सेक्रेड समझते थे, तो और इसे लैंड ऑफ गॉड बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन था वो ऐसा था कि जहाँ पे ये रुक सकते थे और खेती कर सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए परफेक्ट लैंड थी ये, जहाँ से हर तरफ से नदियाँ भी हैं, मिट्टी भी ठीक है, इन्वायरमेंट भी जहाँ अच्छा है। तो स्टार्टिंग में जो ये मूव यहाँ से वहाँ एक्ट करते थे या घूमते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, उन्हें एक फिर एक रीज़न मिल गया एक जगह सेटल होने का और एग्रीकल्चर शुरू करने का और बसने का। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है जिसकी वजह से एक नए कल्चर की जो शुरुआत हुई, जिसे वैदिक कल्चर बोला गया या वैदिक पीरियड जिसके नाम से जिसे जाना जाता है। सोसाइटी, ऋग्वैदिक सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ना है। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी देखी, तो वो अर्बन सोसाइटी थी, अर्बन कल्चर पे डिपेंड करती थी। लेकिन उसी के उलट अगर हम वैदिक सोसाइटी को देखी जाए तो ये विलेज कल्चर पे थी, और ये विलेज कल्चर की एक सबसे मेन बात थी कि इसकी जो फंडामेंटल यूनिट थी इसके सोसाइटी की, वो फैमिली हुआ करती थी। और ये पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी पितृसत्तात्मक। जो भी फैमिली का ओल्डेस्ट मेल मेंबर होगा वो हेड होगा फैमिली का, और उसे गृहपति या कुलपति कहा जाएगा। और किसी कारणवश अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो जो घर का एल्डेस्ट सन होगा, यानी सेकंड ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, वो अब घर का ओनर होगा, वो हेड ऑफ द फैमिली होगा। जिस जगह सेवरल फैमिलीज एक साथ रहती थी उसे ग्राम या विलेज कहा जाता था। विस मतलब टाउन, मेनी विसेज फॉर्म्ड जन, जन एक सिटी की तरह से देखा जाए अगर आज के समय में तो। द हेड ऑफ द विलेज वॉज कॉल्ड ग्रामिनी, और जो जैसे आज के समय प्रधान होता है तो किसी विलेज का कोई हेड जो होता था वो ग्रामिनी के नाम से जाना जाता था। इसी हिसाब से अगर हम विस को देखें तो विस का जो हेड होगा विस्पति कहलाएगा। ऐसे ही जन जो सिटी, उसका कोई हेड होगा तो वो राजन या किंग वॉज द हेड ऑफ द जन, वो राजन के नाम से जाना जाता था उस टाइम। द किंग्स गवर्नड विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, किंग जो गवर्न करता था लोगों पे, यानी जन पे जो भी वो राज करता था, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स करता था। और इसमें इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो थे उसमें इंक्लूड थे ग्रामिनी, पुरोहित और सेनानी। सेनानी जो है कमांडर ऑफ आर्मी हुआ करता था। पुरोहित परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनीज, जो भी रिलीजियस फंक्शन हुआ या कोई यज्ञ करवाना है या कुछ करवाना है तो उसके लिए कोई भी गाइडेंस जो देना है वो पुरोहित दिया करता था। और विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ग्रामिनी संभालता था, यानी प्रधान जो आज के समय में होते हैं। किंग जो है कोई भी आर्मी, रेगुलर आर्मी मेंटेन करके नहीं रखता था अपने राजमहल में। जब भी किसी से वॉर हो या कुछ हो तो किसी दूसरी ट्राइबल ग्रुप के पास जाते थे और उससे ट्राइब्स जो है उनको पैसे देते होंगे या जो कुछ भी उस समय चलता होगा वो दे करके उनसे वॉर करवाते थे। मिलिट्री फंक्शंस को ये हायर किया करते थे। ऋग्वैदिक टाइम में जो ट्राइबल थे जो कि एज ए मिलिट्री काम करते थे राजा के लिए, ये अपना लीडर खुद चुनते थे। और उस ऋग्वैदिक टाइम पे तो ये इलेक्ट हुआ, इसके इनका लीडर इलेक्ट हुआ करता था। लेकिन जब पोस्ट वैदिक पीरियड आया तो इस समय जो इनके जो लीडर था वो हेरिडेटरी हो गया, जिसकी वजह से उसकी वो पावरफुल पोस्ट नहीं रही जो कि प्री वैदिक पीरियड में हुआ करती थी। ऋग्वैदिक पीरियड में 3 असेंबलीज थी जो कि राजा को सजेस्ट करने के लिए होती थी, जैसे सभा, समिति और विदत। विदत अर्लीस्ट असेंबली थी, मतलब बहुत पहले जब सोसाइटी शुरू हुई होगी वैदिक सोसाइटी तो उस समय जो बंदे करते थे वो विदत हुआ करते थे। विदत एक तरह से एक ग्रुप था जो आपस में इकोनॉमिकल, मिलिट्री या रिलीजियस, सोशल चीज़ें डिस्कस किया करते थे और कि रूल रेगुलेशन कैसे होगा। और वुमेन्स इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करती थी विदत में। सभा और समिति जो है वो विदत का काम करने लगी। तो समिति वॉज द असेंबली ऑफ द पीपल एंड सभा वॉज द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। आज के समय की जो राज्यसभा है, जैसे इसमें ओल्डेस्ट मेंबर, उस समय तो एल्डर्स हुआ करते थे लेकिन आज के समय में तो आपको पता है नॉमिनेटेड होते हैं। तो जो राज्यसभा है उसको सभापति की सभा की तरह से आप समझो। और सभा परफॉर्म्ड एडवाइजरी और जुडिशरी फंक्शन जो भी थी वो सभा जो है वो परफॉर्म करती थी। और समिति को कभी भी स्पेशल ओकेजन पे ही ऑर्गेनाइज किया जाता था या बात किया जाता था या मीटिंग की जाती थी। इन द लेटर वैदिक एज किंगशिप बिकेम हेरिडेटरी। प्री वैदिक पीरियड थी, उस टाइम पे जो किंग था उसको उसका इलेक्शन हुआ करता था। जैसा कि हमने ट्राइबल में देखा, ट्राइबल में के जो हेड थे वो भी इलेक्ट हुआ करते थे, किंग भी इलेक्ट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब लेटर वैदिक एज आया तो इसमें किंग जो है हेरिडेटरी हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये चीज़ें हो गई जिससे इसमें थोड़े डिवाइन एलिमेंट्स डाले गए कि ये डिवाइन होते हैं, दैवीय गुण है इनके अंदर इनका, तो इसलिए ये हेरिडिटरी बनने लगा। द पीरियड मार्क द बिगनिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इसी पीरियड में टैक्सेशन सिस्टम, पब्लिक से टैक्स लिया जाए
या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इन पे राज कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें इस टाइम पे जन्म लेती हैं। और ये लेटर वैदिक एज है। लेटर वैदिक एज थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, जिसमें बाहुबली, पैसे वाले जो भी डोमिनेटेड लोग थे वो राज करना शुरू कर दिए थे। जैसे द सभा एंड समिति केम टू बी डोमिनेटेड बाय चीफ एंड रिच पीपल। तो ये भी थी, सभा समिति के लोग भी पहले इलेक्ट हुआ करते थे, लेकिन जब लेटर वैदिक एज आया तो ये भी हेरिडेटरी हो गए हैं, और या तो जो पैसे वाले थे वो बनते थे, या जो बाहुबली थे वो बनते थे। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड दिस असेंबली, और वुमेन्स को ऐसी असेंबली से अटेंड करने से मना कर दिया गया। तो वुमेन की स्थिति डाउन हुई थी लेटर वैदिक एज में इन कंपेरेटिवली वैदिक पीरियड। पोजीशन ऑफ वुमेन, तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें वुमेन्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी थी। वुमेन्स एक रिस्पेक्ट दी जाती थी। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो मैरिज थी वो भी काफ़ी पवित्र मानी जाती थी। डॉटर्स को एक फ्रीडम होती थी कि वो हस्बैंड को चुन सकती हैं। द सिस्टम ऑफ री मैरिज ऑफ विडोज वॉज प्रेवलेंट। विडो की री मैरिज भी हुआ करती थी ऋग्वैदिक पीरियड में। चाइल्ड मैरिज के कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिले हैं। जो मैरिजेबल एज थी ऋग्वेदा में वो 16 to 17 के बीच थी, लेकिन इसके उलट अगर हम लेटर वैदिक पीरियड में देखें तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन दिखता है वुमेन्स के स्टेटस में। द पार्टिसिपेशन इन यज्ञ, मतलब यज्ञ जो होता था, यज्ञ में भी जो पार्टिसिपेशन था वुमेन्स का वो भी हटा दिया गया। नेसेसरी नहीं मानते थे उसको। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं थी उनके पास, कि किसी भी प्रॉपर्टी पे वो क्लेम नहीं कर सकती थी। फ्रीडम टू चूज हस्बैंड बाय वुमेन्स वॉज कर्टेल्ड, और जो औरतें अपने हस्बैंड को चुनती थी, अपनी पसंद से किसी आदमी को चुनती थी, वो भी कर्टेल कर दी गई, वो भी हटा दी गई, इनसे छीन ली गई। तो अगर हम ऋग्वेद के टेक्स्ट को पढ़ें तो उसमें कहीं भी हमें कास्ट सिस्टम नहीं दिखेगा। यहाँ एक क्लास डिवीजन होती थी सोसाइटी के अंदर। उनके काम के आधार पे उनकी कास्ट डिसाइड होती थी। कास्ट ऐसा सच कुछ था नहीं। द अर्ली आर्यंस कॉल्ड द लोकल इनहेबिटेंट्स द स्यूज एंड डिड नॉट मिक्स विद देम। वहाँ लोकल, जब ये आर्यंस जब बसे थे तो कुछ लोकल्स भी हुआ करते होंगे, हो सकता है यहाँ के थे या कौन थे, जिनको ये दस्यु बोलते थे। इट इज सेड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्राइबल चीफ एंड द प्रीस्ट एक्वायर्ड ए लार्ज शेयर ऑफ बूटी। तो बूटी क्या है? बूटी ये है कि जैसे जो वॉर होती थी ना, और वॉर में जो लूट का माल होता था वो कैसे आपस में बंटता था, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो किंग जो था वो एक लार्ज पार्ट पाता था इस बूटी का, और बाकी वॉलंटरी गिफ्ट होते थे। जैसे जो बलि होती है, आज के समय में बलि एक जानवर की बलि मानी जाती है, लेकिन बलि मतलब टैक्स। तो जो टैक्स था वो एक तो लूट का मैक्सिमम माल किंग को मिलता था, दूसरा जो बलि होती थी वो भी गिफ्ट के रूप में किंग को दी जाती थी। और इसकी वजह से जो ऐसा होता था, ट्राइबल वॉर होते थे और उसके बाद से जो किंग को मैक्सिमम पार्ट मिलता था, तो एक तरफ तो किंग हो गया, एक तरफ ट्राइब्स हो गए। तो इस हिसाब से ऐसे हुआ कि ये ट्राइबल सोसाइटी जो है वो कई पार्ट में बट गई। तो एक तो वैरियर्स, दूसरे कुछ प्रीस्ट हुए, और बाकी लोग, पीपल। द फोर्थ डिवीजन कॉल्ड शूद्र। जो चौथा डिवीजन हुआ लोगों के बीच में वो शूद्र का हुआ। मतलब सबने अपना काम डिसाइड किया, एक वैरियर्स का, एक पंडित का, और बाकी जो लोग बचे, और एक शूद्र भी अलग बन गया। और ये जो शूद्र है ना, ये ऋग्वेद पीरियड में लास्ट में दिखता है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि ऋग्वेद का मैक्सिमम पार्ट जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड में हुआ, और कुछ पार्ट उसका जो है लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। तो 10वें मंडल में शूद्र आता है ऋग्वेद की। तो 10वां मंडल ऑब्वियस है कि लास्ट में लिखा गया। तो इसी से पता चलता है कि जो कास्ट सिस्टम है वो पोस्ट वैदिक पीरियड में ही डेवलप हुआ था, ठीक है, जो कि 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में शूद्रों के बारे में लिखा हुआ है। जबकि अगर उस समय की इकोनॉमी देखी जाए तो वो पेस्टोरल एंड नॉट फूड प्रोड्यूसिंग थी। जैसा कि हम पता है कि सेमी नोमैडिक थे, फूड जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते थे, कुछ फूड उगता था, उगाते होंगे, खाते पीते होंगे, फिर कुछ समय बाद वहाँ से चले जाते होंगे। बाकी पेस्टोरल थे, जो एनिमल रखते थे, गाय रखते थे, ये सब चीज़ों से जो भी प्रोड्यूसिंग होती थी वही खाते पीते और रहते थे। सो देयर वॉज नो स्कोप ऑफ कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। तो इसलिए इनको जब एक जगह रुकेंगे नहीं और कोई फूड प्रोड्यूसिंग नहीं है, फूड स्टोरेज नहीं है, तो इसलिए कोई रेगुलर टैक्स भी नहीं थे ऐसा ऋग्वैदिक पीरियड में। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में हमने देखा है कि टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ आ गया था बेस्ड ऑन द प्रोफेशन। और अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी जो है डिफरेंट क्लास में डिवाइड थी। एक आदमी जो है वो अपनी इच्छा से अपना प्रोफेशन चुनता था, तो वो क्लास थी, बल्कि कास्ट नहीं। जैसे कि वहाँ ऋग्वेद में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं पोएट हूँ, मेरे पिता फिजिशियन है, मेरी माँ जो है वो ये कॉर्न है, कॉर्न स्टोन पे ग्राइंड करती है, मतलब उसका कॉर्न का आटा निकालते होंगे, बनाते होंगे। बीइंग ऑफ द सेम फैमिली वी आर इंगेज्ड इन द डिफरेंट प्रोफेशन। तो ये कह रहा है कि हम सेम फैमिली के हैं लेकिन हम सभी अलग अलग प्रोफेशन में हैं। तो लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन
प्रोफेशन लेते थे, जैसे कोई ताकतवर है तो वो अपना वॉर का काम करेगा, या कोई खेती का काम कर रहा है, एग्रीकल्चर का। दिस रिजल्ट इन द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू ऑक्यूपेशनल क्लासेस। और यही जो थी कि पहले क्लास डिसाइड होता था, फिर कास्ट डिसाइड होता था, यही बाद में जब कास्ट बना ना, तो आज के समय में जो हम कास्ट सिस्टम देखते हैं वो उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। इन द लेटर वैदिक पीरियड ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बिकेम द 4 डिस्टिंक्ट कास्ट और वर्ण। चल, ब्राह्मण्स जो है रिलीजियस रिचुअल्स करते थे, जो राजा के साथ रहते थे, ठीक है, यज्ञ वगैरह करना। क्षत्रिय जो है वॉर किया करते थे, तो जो एक तरह से आप समझो जो ट्राइबल्स थे, ठीक है, उसी ट्राइबल में से निकल करके कुछ लोग क्षत्रिय भी बने होंगे, क्योंकि वही वॉर के लिए बुलाए जाते थे। द वैश्य इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ, जैसे एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री का कोई काम कर रहे हैं तो उस तरह का काम करने लगे, जो वैश्य बन गए। और शूद्र जो थे वो अपर क्लास के लिए ही मतलब सर्व करते थे, जो अपर क्लास काम कहता था, जो पंडित या राजा या क्षत्रिय जो भी काम कहेंगे या वैश्य जो काम कहेंगे वो शूद्र करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि लेटर वैदिक एज में कास्ट सिस्टम ऐसे ही रिजिड हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तो इस तरह से कास्ट सिस्टम शुरू हुई। और लेटर वैदिक एज में अगर देखा जाए तो कास्ट सिस्टम जो है एक काफ़ी व्यापक और रिजिड हो गया, मतलब इसे फॉलो ही करने लगे लोग। अब इसमें कोई क्लास वाली बात नहीं रहेगी, बल्कि वो जो जैसे ब्राह्मण का लड़का पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का कोई पैदा हुआ घर में तो वो क्षत्रिय ही होगा। तो इस तरह की चीज़ें लेटर वैदिक एज में आ गई। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है एंजॉयड मेरी प्रिविलेज। द प्रीस्ट केम टू बी कंसिडर्ड एज द गॉड। और प्रीस्ट जो है, जो ब्राह्मण्स हैं, वो उन्हें गॉड का दर्जा दिया जाने लगा। और क्षत्रिय जो है उनकी भी पावर बढ़ी, उन्हें भी रूलिंग क्लास मिली, रूल करते थे वो भी। इंटाइटल टू उपनयन, तो उपनयन संस्कार हुआ करता था उस टाइम। उपनयन संस्कार जो आज के समय पंडितों में होता है, जो जनेऊ बांधते हैं, तो इसे ये उपनयन संस्कार के नाम से पहले जाना जाता था। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ऋग्वैदिक एज में ये सबको मिला करता था, लेकिन जब लेटर वैदिक एज आया तो ये केवल और केवल रूलिंग क्लास को मिलने लगा। मतलब इसका हक जो है वो शूद्रों से ये हक छीन लिया गया। इंटरकास्ट मैरिज वर ऑल्सो, इसको भी रोक दिया गया। इंटरकास्ट मैरिज पहले स्टार्टिंग में हुआ करती थी, क्योंकि पहले कास्ट ही नहीं थे तो मैरिज आसानी से किसी से हो सकती थी। लेकिन जब लेटर वैदिक एज आया तो कास्ट सिस्टम को बहुत रिजिडिटली फॉलो किया करने लगे, तो इसलिए इंटरकास्ट मैरिज भी बंद हो गई। ऋग्वेद में 4 आश्रम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें ऐसे कोई आश्रम का जिक्र नहीं था, उसमें जो फैमिली ट्रेडिशन था उसी हिसाब से आदमी पलता था, बड़ा होता था, और जो भी पढ़ाई करनी होती थी वो उसी के अकॉर्डिंग करता था, जैसे कि फैमिली कर रही है या जैसे कि चलन में है। लेकिन लेटर वैदिक एज जब आया तो इसमें लाइफ स्पैन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और हर एक पार्ट की एज 25 ईयर्स रखी गई ऑन एवरेज, कि अगर कोई आदमी 100 साल जीता है तो उसकी 4 पार्ट में उसकी एज डिफाइन कर दी गई, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। तो जो पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें यह था कि 25 साल तक आदमी जो है गुरुकुल में रहेगा, नॉलेज गेन करेगा और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहेगा, जो कि गुरुओं के द्वारा ऑब्जर्व होगा। फिर आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की जो एज रखी गई वो 25 से 50 ईयर्स के बीच में लगी। इसमें था कि आदमी शादी करता, फैमिली बसाता, उसको मेंटेन करता अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स। और थर्ड स्टेज वाज था वनप्रस्थ आश्रम। दिस वाज स्टार्ट फ्रॉम 50 ईयर्स ऑफ एज टू 75 ईयर्स। तो इसमें क्या था कि वो जंगलों में जाता और 25 साल जंगल में ही जंगली लाइफ जीता। और इसमें क्या होता था, इसमें वो रिसर्च भी करते थे, अपने ग्रुप में ही जाते थे, रिसर्च करते थे दवाओं के बारे में, जड़ी बूटीज़ के बारे में, और वो लिखा करते थे। तो इस तरह से एक तरह से सोसाइटी को जड़ी बूटी और दवा की नॉलेज भी हुआ करती थी, और बाकी फिलोसॉफिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, हर चीज़ के बारे में जो जानते थे ये जब वनप्रस्थ पे जाते थे। और लास्ट जो इनका वो था 75 टू 100 ईयर्स का संन्यास आश्रम था। तो जो अगर अब भी कोई जिंदा रह गया तो वो सारी दुनिया की सारी चीज़ें मोह माया छोड़ देगा और अब वो मेडिटेशन को प्राप्त करेगा ताकि मोक्ष या सॉल्वेशन उसे मिल सके। जो एजुकेशन था वो गुरुकुल्स के थ्रू हुआ करता था। ये जो गुरुकुल था ये तकरीबन शहर के बाहर कहीं फॉरेस्ट के आसपास होता था, और जो गुरु का घर होता था वही गुरुकुल होता था, मीनिंग द फैमिली ऑफ द गुरु हैड बिकम द मोस्ट सेक्रेड इंस्टीट्यूशन। तो जो ये गुरुकुल था ये सबसे पवित्र स्थान मानी जाती थी, जहाँ गुरु रहते भी थे, या तो सिटी से बाहर होते थे या फिर जंगलों में गुरुकुल हुआ करते थे। स्टूडेंट्स यहाँ आते थे, वो रहते थे और बाकी गुरु से ही अपनी दीक्षा प्राप्त करते थे। ये भी था जो वहाँ रहते थे लड़के, वो बच्चे, वो टीचर का भी काम किया करते थे,
बाकी जो बेसिक हाउस होल्ड का काम, मतलब अपना काम वो खुद करते थे। बाकी टीचर का कोई काम है तो वो भी करते थे, अपना काम भी वो खुद किया करते थे। खुद ही अपना काम करना है, खुद ही ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु के साथ रहना है और सब कुछ जो भी डेली लाइफ की चीजें हैं वो सीखनी है। तो ये पूरा गुरुकुल हुआ करता था। दूसरी ओर से मॉर्निंग में उठना होता था और जो नॉर्मल रूटीन का वर्क है वो करने के बाद उसे मंत्रों को चैंट करना होता था, वेद मंत्र पढ़ने होते थे। और ये जो टीचिंग्स थी ना वो मैक्सिमम ओरल हुआ करती थी। तो जैसे ऋग्वेद भी है, आपको पता है कि स्टार्टिंग में ऋग्वेद कहीं लिखा नहीं गया था, वो केवल ओरली एक दूसरे पे ट्रांसफॉर्म हुआ करता था। तो ये ऐसा भी करते थे क्योंकि ये ऋग्वेद को मानते थे कि देवों ने इसे बोला है, यानी देवों के वर्ड है, देवताओं के वर्ड है, तो ये सबको नहीं पता चलने चाहिए। केवल चुना जाता था कि किसे नॉलेज मिलेगी, सबको नहीं बढ़ाया जाता था। केवल उन्हें जो जिसको इस काबिल समझते थे उसी को ये ज्ञान देते थे वो ऋग्वेद का। एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट यूज टू गिव गुरु दक्षिणा। और जब एजुकेशन कंप्लीट होती थी तब गुरु को कोई गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो वो कोई गिफ्ट हो सकता है जो टीचर को दिया जाए, जैसी स्टूडेंट्स की एबिलिटी है वैसे अपने हिसाब से वो कोई गुरु दक्षिणा गुरु को दे सकता था। दूसरा ये था कि गुरु का जो दर्जा था सबसे ऊपर था। एजुकेशन का जो मेन थीम था वो था फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बच्चों का मतलब बौद्धिक विकास हो, स्पिरिचुअल विकास हो, ताकि वो धार्मिक बने और फिजिकली विकास हो, क्योंकि वहाँ पे केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि बाकी एक्सरसाइज करना और इसीलिए सारा हाउस होल्ड का काम वगैरह सब करवाया जाता था। द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इंक्लूडेड द वेद, पुराण्स, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लॉजिक, मिलिट्री साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी वहाँ पे। ऋग्वेद में 2 वुमेन्स के बारे में पता चलता है जिन्होंने पढ़ाई की थी और जो काफ़ी विदुषी और समझदार मानी जाती हैं, जैसे मैत्री और गार्गी। इनका नाम बहुत आता है, ये सभा समिति में भी शामिल हुआ करती थी। मानी जाती थी कि ये गॉड गिफ्टेड थी, इनके पास जो नॉलेज था और काफ़ी रिस्पेक्ट था इनका ऋग्वैदिक पीरियड में, मैत्री और गार्गी का। तो जो ऋग्वैदिक लोग थे, हमें पता है कि तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो ऋग्वैदिक लोग थे वो नोमैडिक थे, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं करते थे, सेमी नोमैडिक थे, थोड़ा सा एग्रीकल्चर करते थे और बाकी पशुपालन करते थे। तो ये स्टार्टिंग में बार्ले के बारे में तो जानते थे, लेकिन वीट एंड राइस के बारे में ये बहुत उगाना नहीं जानते थे। उसके बारे में स्टार्टिंग में तो नहीं जानते थे राइस के बारे में, लेकिन लेटर वैदिक एज में ये बाकी अनाज के बारे में भी धीरे धीरे जान गए। क्योंकि पशुपालन किया करते थे, गाय पालते थे, गाय बहुत ही पवित्र मानी जाती थी, तो उनके मिल्क, कर्ड, बटर, घी हर एक चीज़ चलन में था। और एक सोम था, सोम आज के समय में सोमरस बोला जाता है, लेकिन सोमरस कोई शराब नहीं होता था, मतलब एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होती थी। ये नेचुरल ड्रिंक होता था जो कि किसी फेस्टिवल या रिलीजियस सेरेमनीज में से लोग पीते थे। नीचे पैरों की तरफ वो नीवी या धोती पहनते थे और ऊपर शर्ट पहनते थे, ऊपर से एक गमछा लेते थे जिसे अतिवासा बोलते हैं, ए लूज पीस ऑफ क्लॉथ। एनिमल स्किन भी पहनने का कस्टम हुआ करता था। जो साधु संत थे वो भी डियर स्किन रखते थे, या ओढ़ते होंगे या उस पर बैठते थे, जिसे मृगछाल बोलते थे। ये नॉर्मली आदमी जो है लंबे बाल रखे थे। और ऑर्नामेंट्स जो है वो वुमेंस और मेन दोनों ही पहना करते थे। गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, प्रीशियस स्टोन्स, इन सब चीज़ों के बने होते थे, जिसमें से ईयर रिंग्स थी, एंकल्स थी, ब्रेसलेट्स थी। द मेन मीन ऑफ अम्यूजमेंट इन वो, और जो अम्यूजमेंट के लिए जो क्या काम किया करते थे, जो खेल करते थे, वो खेला करते थे, वो चैरियट रेस था, हॉर्स रेस था, डांसिंग, सिंगिंग, हंटिंग, ये सभी चीज़ें जो है वो उनकी अम्यूजमेंट के लिए थी। और इनके पास कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, जैसे ड्रम, फ्लूट, मृदंग। तो ये चीज़ें भी ये बजाया करते थे एक अपने फेस्टिवल के टाइम पे और अम्यूज़मेंट किया करते थे। अगर ऋग्वेद के लोगों की रिलीजियस बिलीफ देखी जाए तो ये जो नेचर के फोर्सेस थे ये उसकी पूजा करते थे, उसे ही गॉड बना रखे थे ये। तो जैसे नेचुरल फोर्सेस हैं उसे ही कोई ह्यूमन या एनिमल का एट्रीब्यूट दे देते थे ये वेद। ऋग्वेद में कई गॉड का जिक्र हुआ है, जैसे कि इंद्र का जिक्र जो है 250 हाइम्स में हुआ है, मतलब 250 टाइम्स इंद्र का जो जिक्र है वो ऋग्वेद में हुआ है। ही इज ऑल्सो नोन एज द पुरंदर, इनको पुरंदर के नाम से जानते थे, मतलब किलो को तोड़ने वाला, और या तो जितेंद्र के नाम से एक विनर के रूप में। तो और रेन गॉड मानते थे इसको, क्योंकि बारिश होती थी, बाढ़ आती थी तो उससे घर इनके गिर जाते थे। तो वो ये मानते थे कि इंद्र जो है ये देवता है, इनकी पूजा करो तो ये कंट्रोल में रहेगा, ये घर नहीं टूटेंगे। तो ये इनके मतलब जो रेन गॉड थे वो इंद्र को मानते थे। द सेकेंड पोजिशन इज हेल्ड बाय द अग्नि, फायर गॉड सेकेंड पोजिशन पे थे, जिसका ज़्यादा बार जिक्र हुआ है। ही इज रिकॉर्डेड एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन द गॉड एंड मैन। ऐसा मानते थे कि
भगवान और आदमियों के बीच में अगर कोई इंटरमीडिएट है तो वो अग्नि है, क्योंकि इसीलिए ये यज्ञ की शुरुआत किए थे कि यज्ञ यज्ञ में आग जलती है, आग से जो धुआं निकलता है उस धुएं में हम कोई मैसेज अगर गॉड को देना चाहें तो जब हम यज्ञ करते हैं तो हम वो बात बोलें और वो बात जो है धुएं के रूप में भगवान तक पहुंचती है। ठीक है। द थर्ड पोजिशन इज ऑक्युपाइड बाई वरुण। जो तीसरा पोजिशन था भगवान के फॉर्म में वो वरुण था, जिन्हें वाटर का गॉड मानते थे, क्लाउड, ओशंस, रिवर्स, मतलब ये जो पानी के जो देवता है उन्हें वरुण को मानते थे ये। बाकी इन्हें कॉस्मिक भी मानते थे, कॉस्मिक पावर भी वरुण के अंदर थी, ऐसा मानते थे। देयर वर मेनी अदर वैदिक गॉड्स, और भी जो गॉड थे उसमें वायु, सूर्य, यमुना, रुद्र, गॉड ऑफ स्टॉर्म्स मानते थे उसको। सम गॉडेस वर ऑल्सो वर्शिप्ड, कुछ देवियाँ भी थी जिसे ये पूजते थे, जैसे कि ऊषा द गॉडेस ऑफ डॉन, जो मॉर्निंग की, जो प्रातः काल की, जैसे ऊषा, आज भी ऊषा काल बोलते हैं ना उसे। ऐसे पृथ्वी पर्सोनिफिकेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का एक फॉर्म था तो पृथ्वी भी देवी मानते थे ये। अदिति गॉड मदर, ग्रेट मदर ऑफ गॉड, गॉड की जो माँ है उसे अदिति को मानते थे ये। रात्रि अर्नयानी, लेडी ऑफ द फॉरेस्ट, और दिशाना गॉडेज ऑफ वेजिटेशन, जो जंगल की रानी, वो दिशाना मानते। तो लेटर वैदिक पीरियड जब आया कि इस वैदिक पीरियड के बाद तो भगवान के फॉर्म भी टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। तो ये ब्रह्मा की पूजा शुरू कर दी है, और जो इंद्र है और अग्नि है उनका वो सिग्निफिकेंस नहीं रह गया जो कि अब ब्रह्मा का स्थान था। विष्णु केम टू बी रिगार्डेड एज द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल एंड शिव आर डिस्ट्रॉयर के राम पे, मतलब फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट जो है लेटर वैदिक पीरियड में आ गया। सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स, फिर हुआ क्या कि शुरू में तो ये नेचुरल गॉड की पूजा किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये नेचुरल गॉड जो है लॉस्ट हो गए, जो कि आप देखें जो ब्रह्मा विष्णु महेश के फॉर्म में ये पूजा करने लगे। फिर इसकी जगह भी रिचुअल और सेक्रीफाइसेस ने ले ली। कोई बड़ा यज्ञ होता था तो वो राजा किया करता था, कॉमन पीपल जो है वो छोटे यज्ञ करते थे, उसमें मिल्क की, ग्रेन्स, फ्रूट्स ये सब डालते थे। द रिच पीपल एंड बिजनेसमैन कंडक्टेड बिगर सेक्रीफाइसेस, और ये जो यज्ञ होते थे इस यज्ञ में गोल्ड, कपड़े और महंगे महंगे जो भी गिफ्ट हो सकते हैं वो, या काउ एज ए गिफ्ट, काउ सबसे महंगी गिफ्ट जो मानी जाती थी वो गौदान मानी जाती थी। तो जो पुरोहित ये करते थे उन्हें यज्ञ के बाद ये चीज़ें दक्षिणा में दी जाती थी। गिविंग दक्षिणा वॉज ऑल्सो ए रिचुअल एंड ए पाइस ड्यूटी। Ritualism had gained strong roots and even small deviation while performing certain worships were considered a sin. तो ऐसा हो गया कि ये रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, ये कर्मकांड सबसे ज़्यादा यही फैल गए पूजा पाठ से ज़्यादा, और इसमें अगर कोई जरा सी भी गलती करता तो उसको एक पाप मानते थे, इसलिए डर के मारे सभी इसको जो है पुरोहित या पंडितों से ही करवाते थे और उसके बदले में उन्हें दक्षिणा दिया करते थे। फिर आगे चल के न्यू डॉक्ट्रिन बनी, नई नई रूल्स बनने लगे। ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे नए नए इनोवेशंस के लिए कि नई तरह की पूजा या नई तरह की यज्ञ शुरू करें ताकि भगवान को खुश किया जा सके। एंड मोर एम्फेसिस इन्होंने डाली तपस्या के ऊपर। रिचुअलिस्टिक हो गई, which became ritualistic. The new innovation included the doctrine of कर्मा, धर्म, मोक्ष, नई नई चीज़ें, मतलब कर्म, धर्म और मोक्ष, मतलब कोई तपस्या करेगा तो उसे मोक्ष मिलेगी, मतलब इस तरह की चीज़ें अब आ गई। द बिलीफ इन ए रीबर्थ में भी बिलीव करने लगे जो कि पहले नहीं था। ऑल दीज इनोवेशन स्ट्रेंथन द पोजिशन ऑफ ब्राह्मण्स, और ये सब जो चीज़ें थी, जो नई नई चीज़ें इन्होंने निकाली, इसकी वजह से ब्राह्मण्स को एक देवता का दर्जा मिलने लगा। ठीक है, एक डिवाइन पावर के रूप में इन्हें देखा जाने लगा। तो ये हुआ कि कोई भी रिचुअल या कोई भी रिलीजियस जो नई चीज़ आती है वो बिना किसी ब्राह्मण की प्रेजेंस के नहीं की जा सकती है। मतलब इन्होंने अपने आप को सर्वोच्च, सबसे ऊपर, देव स्थान के बराबर अपना दर्जा दिलवाया अपने आप को, ये चीज़ें बता करके। जैसे लोगों को डराओ और उस पर राज करो कि मतलब अगर आप कुछ भी गलत करोगे, मेरे अपसेंट में करोगे तो आप एक पाप करोगे, इसलिए मतलब मेरा होना जरूरी है, और अगर वो चीज़ होती है तो इन्हें बदले में कुछ गिफ्ट और दक्षिणा मिलेगी। ऋग्वैदिक इकोनॉमी, तो ऋग्वैदिक इकोनॉमी पेस्टोरल थी, मतलब पूरी तरह से जो गौ पालन, पशुपालन करते थे, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होती थी वही व्यापार में होता था। गाय को ही सबसे बड़ा धन माना जाता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी वो सबसे वेल्दी पर्सन हुआ करता था, तो उसे गोमत बोलते थे। गोपा या गोपति जो है वो किंग के लिए यूज़ किया करते थे। और जैसे गो से ही इनके वर्ड भी कई होते थे, जैसे गोधुली जो है वो सुबह का जो टाइम होता था उसे गोधुली बोलते थे। गवयुति, ये डिस्टेंस के लिए यूज़ करते थे ये वर्ड। और दोहित्र यूज़ करते थे डॉटर के लिए, या फिर जो गाय से जो दूध निकालता है उसको।
कंपेयर द लिंग्विस्टिक एविडेंस ऑफ द कैटल रेयरिंग इन द ऋग्वेद। तो कैटल रेयरिंग मतलब ऋग्वेद में अगर एक एविडेंस के फॉर्म में देखा जाए तो कैटल रेयरिंग जो है वो ज़्यादा चलन में थी, बल्कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत कम देखी जाती है। भी सेमी नोवेटिक, और पीछे हमने पढ़ा भी है कि ये बार्ले के बारे में सबसे ज़्यादा जानते थे और किसी ग्रेन्स के बारे में ये ज़्यादा मेंशन नहीं है। देयर आर रेफरेंसेस टू, क्योंकि कॉर्न का भी जिक्र हुआ है एक जगह कि कॉर्न के बारे में भी जानते थे, और फायर का यूज़ भी के भी डिफरेंस मिले हैं। फायर को भी ये गॉड मानते थे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी काफ़ी चलन में थी। जैसे एक जगह रहते, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो खाते पीते, जो भी उगाना उगाते, फिर बाद में वहाँ पे काट उठ के आग लगा देते थे, फिर दूसरी जगह नई जगह जाते थे, फिर से वहाँ पे खेती करना है या कुछ उगाना है उगाते थे, खाते पीते, फिर दूसरी जगह जाते। तो इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। है लो रेनफॉल का भी जिक्र हुआ है। मेजर रिवर जो है अपना नदियाँ जो है अपना मोड़ भी बदलती थी, अपना कोर्स भी बदलती थी। ये सब कुछ ऋग्वेद में जिक्र हुआ है। एलुवाइल लैंड्स के बारे में बता हुआ है। मतलब ये सब कुछ उसमें बताया गया है। अब परमानेंट बेसिस पे कहीं भी बसते नहीं थे, ये बस शिफ्ट करते रहते थे, मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। इकोनॉमी के मेजर चेंजेस को देखा जाए तो लेटर वैदिक पीरियड में ज़्यादातर दिखता है। लेटर वैदिक पीरियड जब आया तो धीरे धीरे इनके एग्रीकल्चर के भी सीख गए इन्होंने। मतलब ये जैसे जैसे गंगा और यमुना के दोआब की तरफ बढ़ते गए ना, वैसे वैसे इनको एक स्टेबल लैंड भी मिलने लगी जहाँ नदियाँ नहीं आती थी, मतलब बार बार बाढ़ नहीं आता था। तो स्टेबल लोकेशन इनको मिलने लगी जहाँ पे ये खेती भी करने लगे। और आगे जो देखा गया है वो चावल की खेती भी इन्होंने अच्छी तरह से की। और चावल एक मेन फूड में था कि जो रोज़ कंज्यूम करने के, उसमें पहले तो जौ ही था, लेकिन बाद में इन्हें राइस के बारे में पता चला जब ये आगे की तरफ बढ़े, फिर ये स्टेबल हो गए और एग्रीकल्चर इनका मेन काम हो गया। तो एग्रीकल्चर भी करने लगे, जानवर जो पालते थे वो चीज़ें अलग थी। वैदिक टेक्स्ट मेंशंस, और चावल के जो नाम है वो व्रीहि, टंडुला, साली, डेनोटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइस के नाम को ही डोनेट करते थे। और लेटर वैदिक एज में ये भी लिखा हुआ है कि ऑस के या योग के थ्रू ये खेती किया करते थे। जो हल भी इनके पास थे, बाद में इन्हें आयरन की भी खोज हो गई तो कल्टीवेशन और आसान हो गया। पेड़ों को काटना, और हल के आगे भी लोहा लगा देते थे जिससे मिट्टी को पलटना, मिट्टी को चलाना भी आसान हो गया था इनके लिए। द क्राफ्ट्समैन मेंशन्ड इन द वैदिक टेक्स्ट इंक्लूड, और चूँकि लेदर वर्क, मतलब जब आगे सोसाइटी बढ़ी तो लेदर वर्कर्स भी आ गए जो लेदर का चर्म का काम करते थे। फिर व्हील बनाने वाले आ गए जिससे रथ का आविष्कार हुआ। ब्लैक स्मिथ जो लोहे का काम करते थे, या पॉटरी जो मिट्टी की पॉटरी बनाते थे तो कुलाला बोलते थे ये। कारपेंटर्स भी आए तो जिसे टक्सन बोलते थे। और ये जितने भी प्रोफेशन थे ना, इसको ये छोटा नहीं मानते थे, लो स्टेटस प्रोफेशन नहीं थे, क्योंकि ये चलन में थे और यही चीज़ें एक तरह से इकोनॉमिकल रूप में इधर से उधर होती थी, एक दूसरे को देते थे, बनाते थे। तो ये बड़े आर्टिस्टिक काम मानते थे, इसलिए छोटा काम नहीं मानते थे ये। वेविंग सीम टू हैव बीन डोमेस्टिक क्राफ्ट, जो वेविंग है, सिलाई है या वूल वगैरह निकालना, सीप से वूल वगैरह निकालते थे ये घरेलू काम मानते थे। और इन्हें कॉटन के बारे में नहीं पता था, जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन एक मेन एग्रीकल्चर का सोर्स था, जिसे ये दूर तक सप्लाई भी किया करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे। लेकिन जो वैदिक एरा के लोग हैं इन्हें कॉटन के बारे में पता नहीं। लेटर वैदिक फेज में ये ट्रेड भी करने लगे। जब एग्रीकल्चर करने लगे तो अनाज भी पर्याप्त मात्रा में होने लगा, स्टोरेज होने लगी, तो फिर अब स्टोरेज होने लगी तो उसे ट्रेड करने लगे ये। तो स्टार्टिंग में तो सिटी टू सिटी था, लेकिन बाद में जब इन्हें बाकी सिविलाइजेशन है, बाकी कंट्री के बारे में पता चला तो वहाँ भी ये भेजा करते थे। तो बाद में कॉइन्स का भी खोज हुआ तब की, लेकिन बार्टर सिस्टम इनका थ्रू आउट चलता रहता था। बार्टर सिस्टम तो था ही, कुछ कॉइन्स का भी खोज हुआ। ऑक्यूपेशन में जो था इनके डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स तो थे ही, एग्रीकल्चर आ ही गया था, कारपेंट्री, पोट्री, फिशरी, और वुमेन वर इंगेज्ड इन द स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें ऑक्यूपेशन के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट की बाद में। अब हम एक कंपैरिजन देखेंगे अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में। तो अर्ली वैदिक एज में अगर सोसाइटी देखी जाए तो फैमिली बेसिक यूनिट थी, लेकिन लेटर वैदिक एज को देखी जाए तो जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेल्ड हो गई थी। फिर अर्ली वैदिक में वुमेन एंजॉयड इक्वल राइट्स, वुमेन्स की स्थिति अच्छी थी जो हमने देखी है अर्ली वैदिक में। लेकिन पोस्ट वैदिक में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन भी देखती है वुमेन्स में, क्योंकि मैरिज को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, औरतों को अपनी पसंद का आदमी भी चूज़ करने को नहीं मिलता था। तो ये लेटर वैदिक एज में था। रिजिड कास्ट सिस्टम डिड नॉट प्रिवेल। इस समय हमने देखा है कि क्लास डिवीजन थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट डिवीजन आ गई। वही जो क्लास था, जो लोग जो काम किया करते थे, उसी से उनकी कास्ट डिसाइड होने लगी, और कास्ट एक ऐसी चीज़ बन गई जो हेरिडेटरी हो गई। ठीक है। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन,
तो अर्ली वैदिक में गुरुकुल सिस्टम था एजुकेशन का, और ये गुरुकुल सिस्टम जो है लेटर वैदिक एज में और बड़े पैमाने में होने लगा। मतलब इसमें जो तकनीक हुई वो और डेवलप हो गई। पहले एक हुआ करते होंगे, फिर कई हो गए। फूड इंक्लूडेड मिल्क, बार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, ये सब चीज़ें अर्ली वैदिक में थी। और इसमें राइस आ गया, राइस एक मेन फूड हो गया इनका। वर्शिप ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमिना, इन सब चीज़ों की ये पूजा किया करते थे अर्ली वैदिक में। और जब पोस्ट वैदिक आया तो इसमें ये ब्रह्मा, राम, कृष्ण, ये विष्णु, शिव, इन सब लोगों की पूजा होने लगी। बाकी कर्मकांड भी शुरू हो गए। और लेटर वैदिक केस में ब्राह्मण्स इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिचुअल्स, और कई रिचुअल्स भी आ गए, जैसे कि यज्ञ की ज़्यादा बढ़ गई, तपस्या बढ़ गई, कर्म, धर्म, मोक्ष, इस तरह की बातें आ गई। ये डिफरेंस हुआ अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। फिर अर्ली वैदिक एज को देखा जाए तो इन द बिगिनिंग ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर सेकेंडरी। तो एनिमल को जो पालना, डोमेस्टिकेशन है, वो मेन था और एग्रीकल्चर सेकेंडरी था। लेकिन लेटर वैदिक एज में देखा हमने कि एग्रीकल्चर भी मेन हो गया। जैसे कि ये चावल भी उगाने लगे, जिसको बाद में एक्सपोर्ट भी करने लगे इतना पर्याप्त। अर्ली वैदिक एज में कैटल वाज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ। लेकिन लेटर वैदिक में लैंड की भी इंपॉर्टेंस हो गई। मतलब अर्ली वैदिक में लैंड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। खाना या बेचना या कुछ करना, ये लैंड के बारे में नहीं था, केवल कैटल्स को मेन माना जाता था। लेकिन लेटर वैदिक एज में लैंड की भी वैल्यू हो गई, उसको भी एक वेल्थ की तरह कंसिडर करने लगे। इन ट्रेड एंड कॉमर्स, डाइंग, एम्ब्रॉयडरी, कारपेंट्री, तो ये सब चीज़ों में अर्ली वैदिक में भी आ गए। लेकिन लेटर वैदिक में एज में ये एक बिजनेस की तरह आ गया, एक ऑक्यूपेशन आ गया। ठीक है, फिजिशियन, म्यूजिशियन, ये भी चीज़ें आ गई। ये एक ग्रोथ हुई लेटर वैदिक पे, कुछ ग्रोथ हुई, और बाकी कर्म कांड जो बढ़े, कुछ अंधविश्वास बढ़ गया। तो जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है लेटर वैदिक, इससे आज भी कुछ कुछ ऐसे ही चला आ रहा है। तो ये चैप्टर यहाँ एंड होता है।